कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मुगले आजम फिल्म का एक एक सीन यादगार है। मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। इस फिल्म का हर एक सीन न केवल अकबर के वक्त के हिंदुस्तान के रुतबे और ताकत की नुमाइश करता नजर आता है, बल्कि उस दौरान मुगलिया सल्तनत की आन बान और शान के दौर में भी ले जाता है। तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। निर्देशक के आसिफ जबरदस्त परफेक्शनिस्ट फिल्मकार थे। वो यारों के यार थे, लेकिन जब वो अपने किरदारों को कैमरे की निगाह से देखते तो किसी का कोई लिहाज नहीं करते थे। उनकी नजर में जब तक शॉट परफेक्ट न हो वो ओके कहते ही नहीं थे। के आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया। 1944 में आई फिल्म फूल और उसके बाद मुगले आजम। इन दोनों फिल्मों को बनाने में उन्होंने कई साल लगा दिए। लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती, कल्पनाशीलता और जुनून से फिल्में बनाई, उससे उनका नाम भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। मुगले आजम फिल्म के एक एक शॉट के लिए के आसिफ ने महीनों तक और कभी कभी तो साल साल भर का वक्त लगा दिया। उन्होंने हर एक सीन में पानी की तरह पैसा बहाया। उसके बाद ये फिल्म बनी। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद। के बाद जब ये फिल्में पर्दे पर उतरी तो सीधे दर्शकों के दिलो दिमाग पर उतर गई। आज भी ये फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में एक मानी जाती है। कहानी, गाने, म्यूजिक, डायलॉग, कैरेक्टर, सेट, लाइटिंग सबके सब बेमिसाल। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जहाँ इतना परफेक्शन हो तो जरूर उसके पीछे डायरेक्टर का हद दर्जे का क्रिएटिव होना लाजमी है। इस फिल्म के सभी गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। लेकिन जिस गाने के जरिए मुगलिया हुकूमत के सामने प्यार की ताकत और हिम्मत को दिखाने की कोशिश की गई, उस गाने की शूटिंग में के आसिफ ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए। ये गाना संगीतकार नौशाद ने 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद चुना था और इस गाने की मेकिंग के लिए जो काम हुआ वैसा काम शायद फिर कभी किसी भी फिल्म में नहीं किया गया। आज इसी फिल्म के कई जाने अनजाने पहलुओं को हम आपके सामने शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 60 के दशक में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म बनाने में उस वक्त करीब 1.5 करोड़ रुपए और 16 साल का वक्त लगा था। इस फिल्म में हर कलाकार को जिस तरह का किरदार बनाया गया, वही प्रक्रिया आसिफ को महान फिल्मकार बनाती है। राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
कि आसिफ इस फिल्म के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। हर एक तरफ से बारीकी से काम किया था, फिर चाहे वो फिल्म का संगीत हो या फिल्म का सेट। उन्होंने तय कर लिया था कि आम लोगों के जहन में अनारकली को इतनी ऊंचाई दे देना है कि वो सदियों तक लोगों के दिलो दिमाग से ओझल न हो सके। इसमें वो जी जान से जुट गए, हर तरह के फिक्र और दुनियादारी की चिंता से आजाद होकर कि आसिफ दिन रात इसी धुन में लग गए। उन्होंने सिर्फ खुद ये नहीं किया, बल्कि फिल्म से जुड़े हर मेंबर से इसी जुनून से काम कराया। उसी का नतीजा है कि इस फिल्म का किरदार आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। मुगले आजम की कहानी वजाहत मिर्जा ने लिखी थी, तो इसके डायलॉग लिखने में उनका साथ दिया एहसान रिजवी अमान ने। ये एक्ट्रेस जीनत अमान के पिता थे। इस फिल्म को बनाने के लिए के आसिफ में बला की जिद थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक नगीने खुद जमा किए थे। उनको लगता था कि शास्त्रीय संगीत के गहन जानकार नौशाद से बढ़कर इस फिल्म के लिए कोई मौसीकी दे ही नहीं सकता है। तो वो नौशाद के पास गए। नौशाद ने उनको हाँ की, लेकिन कहा मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा और फिल्म के गाने भी खुद ही चुनूंगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने के बोल लिखने के लिए नौशाद और शकील बदायूनी को पूरी रात लग गई कि आसिफ ने नौशाद को सीन समझा दिया था। अब इस पर गीत और संगीत की रचना होनी थी। इसके लिए शकील और नौशाद एक कमरे में बैठे। यहाँ रात भर शकील मुखड़े पर मुखड़े रचते रहे और नौशाद उन्हें रिजेक्ट करते रहे। इसी तरह लगभग पूरी रात बीत गई। आखिर में शकील बदायूनी को अवध का एक लोकप्रिय गीत याद आया, जिसके बोल थे प्रेम किया का चोरी करी। इस पर उन्होंने गीत का मुखड़ा बना दिया, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। ये बोल सुनते ही नौशाद उछल पड़े और बोले कि यही सही गीत है। जब यह गीत फाइनल हुआ तब तक पूरा कमरा कागज की फटी पर्चियों से भर चुका था। आगे बढ़ने से पहले के आसिफ के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। के आसिफ वैसे तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे। पूरा नाम था करीमुद्दीन आसिफ। उनका खानदानी पेशा टेलरिंग यानी दर्जी का था। उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की थी। इटावा में बड़े लोगों के कपड़े सिलने वाले आसिफ ने सपने भी बड़े देखना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 1942 में मुंबई आ गए। बंबई में पैर जमाने के लिए कुछ दिन तो उन्होंने टेलरिंग का काम किया और जब गुजारा चलने लगा तो अपने जीजा नजीर के साथ ही फिल्मों के डायरेक्शन में उनका सहयोग करने लगे। के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम के लिए प्लानिंग साल 1944 से शुरू कर दी थी। हालांकि वो दौर उथल पुथल का था, देश का बंटवारा हो गया था। इसी तरह किसी न किसी कारण से फिल्म का काम शुरू नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, ये फिल्म तो वो बना कर ही रहेंगे। मुगले आजम जैसी फिल्में बनाने के लिए बेशुमार पैसों की जरूरत होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। केवल रुपया खर्च कर देने से महान कृतियां बन जाती तो दुनिया में न जाने कितने ताजमहल और मुगले आजम अब तक बनाई जा चुकी होती। इस फिल्म के प्रोड्यूसर एक पारसी उद्योगपति शपूर जी पैलौनजी मिस्त्री थे। उन्हें सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो नाटक देखने के बेहद शौकीन थे। नाटक देखने के लिए वो अक्सर ओपेरा हाउस जाया करते थे, जहां पृथ्वीराज कपूर के नाटक होते थे। पृथ्वीराज और शपूर जी की दोस्ती
पृथ्वीराज दरअसल के आसिफ की फिल्म फूल में काम कर चुके थे। वो जानते थे कि के आसिफ अपने फिल्म के लिए फाइनेंसर ढूंढ रहे थे और उन्होंने ही शपूर जी से कहा, आपके पास तो बहुत पैसा है और आपके जैसा ही आसिफ को फाइनेंस कर सकता है। पता नहीं कितने साल और कितना पैसा लगे, पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि वो फिल्म अभूतपूर्व बनाएगा। पृथ्वीराज के कहने पर शपूर जी फिल्म के फाइनेंसर बनने के लिए तैयार हो गए और इस फिल्म को मनचाहा पैसा मिलना शुरू हो गया। वैसे शपूर जी खुद अकबर की शख्सियत के दीवाने थे। हालांकि आसिफ ने इन 16 सालों में जो भी कमाया, उन्होंने वो सब भी इसी फिल्म में लगा दिया कि आसिफ अनारकली के लिए एक ऐसी खूबसूरत चेहरे की तलाश में थे जिसे देखने के बाद सबकी निगाहें उसी पर थम जाएं। फाइनली उन्होंने सलीम के किरदार के लिए दिलीप कुमार यानी यूसुफ को चुना। नूतन ने उन्हें ये सलाह दी कि इस फिल्म के लिए मधुबाला सबसे बेहतर चॉइस होंगी। इसमें भी एक दिक्कत थी, क्योंकि दिलीप कुमार और मधुबाला के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे। दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। इसके अलावा डायरेक्टर के आसिफ के मधुबाला के पिता से संबंध कुछ खास नहीं थे। फिल्म से जुड़े फैसले मधुबाला अपने पिता की सलाह पर ही लेती थी। ऐसे में के आसिफ समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। के आसिफ के जुनून को देखते हुए ऊपर वाले ने ही कुछ रास्ता निकाला और एक दिन कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। अपने एक इंटरव्यू में के आसिफ ने बताया कि एक बार मधुबाला खुद मिलने आई और उन्होंने कहा कि वो मुगले आजम फिल्म में खुद काम करना चाहती हैं। मेरे पिता की शर्तें प्लीज मान लीजिए। मधुबाला ने कहा कि फिल्म में काम तो मुझे करना है, लिहाजा वो जो भी शर्तें रखेंगे वो केवल आप दोनों के बीच ही रहेंगी, मुझ पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। इस तरह बात बनी और मधुबाला के अनारकली बनने का रास्ता साफ हो गया। इस फिल्म के गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। प्यार किया तो डरना क्या गाने को नौशाद ने 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद चुना था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने की भव्यता के तो क्या कहने। इस गाने की शूटिंग के लिए आसिफ ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। उस वक्त इतने रुपए में 2 फिल्में बनकर तैयार हो जाती थी। गाने के लिए बनाए गए सेट की प्रेरणा लाहौर फोर्ट के शीश महल से ली गई थी। एक टॉकीज को किराए पर लेकर करीब 150 लंबा, 80 फीट चौड़ा और 35 फीट ऊंचा सेट लगाया गया। इस भव्य सेट को बनाने के लिए जिन शीशों का इस्तेमाल किया गया था वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। कि आसिफ ने सेट के चप्पे चप्पे पर इन इंपोर्टेड शीशे को जड़वा दिया था। उनकी इच्छा के अनुसार ये सेट बनाने में कारीगरों को करीब 2 साल लग गए। जब शीश महल तैयार हो गया तो शूटिंग का दिन तय किया गया। इसके लिए करीब 500 ट्रकों की हेडलाइटों से अकबर के दरबार में रोशनी की गई और चमक लाने के लिए करीब 100 रिफ्लेक्टरों को लगाया गया। सीन को भव्य बनाने के लिए लंदन से डेविड लीन जैसे स्पेशलिस्ट फिल्म डायरेक्टर को बुलाया गया। लीन ने शूटिंग के लिए शीश महल में लगे शीशों पर मोम की परत चढ़ाने के लिए कहा, ताकि रोशनी ज्यादा तेज ना हो और शूटिंग में दिक्कत ना है। इस तरह कई सारी तकनीक और दिकड़में भिड़ाई गईं। तब कहीं जाकर बादशाह अकबर के दरबार में अनारकली बेखौफ नाचते हुए नजर आए। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया। अनारकली जैसी मामूली दासी जब अकबर जैसे महाबली बादशाह को साफ साफ चुनौती दे रही थी, अब अनारकली चाहती है छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। तो अकबर के दरबार में शीश महल का कोई ऐसा कोना बाकी न रहा जो सलीम अनारकली के इश्क की गवाही न दे रहा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद
ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। इस फिल्म के बारे में कहां तक बताया जाए, हर वाकया दिलचस्प है। जब नौशाद साहब को इस गाने की सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने सोचा कि ये गीत साधारण गीत नहीं है, ये बादशाह अकबर के दरबार में बज रहा है और अनारकली अकबर जैसे महाबली राजा को चुनौती दे रही है, तो उसकी आवाज में दम दिखना चाहिए। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या जब प्यार। पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंजनी चाहिए। कहा जाता है कि ये गीत लता मंगेशकर ने बाथरूम में गाया था, लेकिन लता जी ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि उन्होंने आवाज में गूंज लाने के लिए गाने के कुछ अंश सेट पर ही रिकॉर्ड किए थे और नौशाद साहब ने कुछ स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया। मौत वही जो दुनिया देखे। मधुबाला बेहद खूबसूरत और शानदार एक्ट्रेस थी, मगर वो शास्त्रीय डांस में उतनी निपुण नहीं थी, जबकि इस गाने में डांस पर सबसे ज्यादा जोर था। निर्देशक के आसिफ मुगल आजम में किसी काम में कोई समझौता नहीं कर रहे थे। तब ये तरीका निकाला गया कि जिससे मधुबाला की खूबसूरती भी दिखे और डांसिंग स्टेप भी परफेक्ट रहे। इसीलिए मशहूर डांसर लक्ष्मी नारायण को मुखौटा पहनाकर डांस करवाया गया। इसीलिए इस गाने में 2 मधुबाला नजर आई थी। आज ये बात सोचने में आसान लगती है, लेकिन उस वक्त तकनीक इतनी उन्नत नहीं, काम आलीशान करने के कायल थे। उन्होंने आलीशान फिल्म बनाई तो इसे रिलीज भी आलीशान तरीके से किया। यह फिल्म करीब 150 सिनेमा घरों में एक साथ दिखाई गई। इसके प्रीमियर के लिए मुंबई के मराठा मंदिर टॉकीज को दुल्हन की तरह सजाया गया था और आसिफ खुद मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। और 5 अगस्त 1960 को रात 9 बजे हाथी पर सवार मुगल आजम की प्रिंट हॉल में लाई गई। प्रीमियर में के आसिफ ने सभी नामचीन हस्तियों को न्योता दिया था। महाराष्ट्र के सीएम यशवंत राव चौहान को भी बुलाया गया था। पहले ही सप्ताह में 40 लाख का फिल्म ने कारोबार कर लिया। उस दौर के मान से ये बहुत बड़ी बात थी। नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया। कई सिनेमा घरों में यह फिल्म लगातार कई सालों तक चलती रही। अखबारों में फिल्म को लेकर दर्शकों के दिलचस्प इंटरव्यूज छपते। कोई कहता कि मैंने फिल्म 100 बार देखी, कोई कहता था 200 बार देखी। फिल्म की रिलीज के 6 महीने बाद इनमें 2 गाने और बढ़ाए गए। काश तुमसे मोहब्बत न होती। इस तरह फिल्म 25 रीलों तक पहुंच गई। 2 गानों को जोड़ने का नतीजा यह हुआ कि मुगल आजम के दीवानों ने इसे फिर 2-2 और 4-4 बार देखा। रिलीज के 44 साल बाद 2004 में कंप्यूटर के जरिए पूरी फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन करके एक बार फिर रिलीज किया गया और उसी तरह लोगों ने फिल्म हॉल में टूटकर इस फिल्म को फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। हालांकि प्रीमियर देखकर किसी ने आसिफ से कहा कि फिल्म के डायलॉग बहुत ही कठिन उर्दू में हैं, लोगों को समझ नहीं आएंगे। शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। आसिफ ने जवाब दिया था, हर फिल्म की अपनी एक जुबान होती है, लोगों को समझना होगा तो वो समझ लेंगे। दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करते रहें। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहद दिलचस्प किस्से के साथ। धन्यवाद।